बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करने वाले हैं सिस्टम्स को, और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आइए हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो देखो यार, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, दोनों में कुछ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि भैया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते होंगे जो कॉपुलेशन के लिए यूज हो, तो उनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते होंगे। जबकि ऐसा नहीं है। जो पर्पस है वो है रिप्रोडक्शन का, और रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स वगैरह या हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे सेक्स ऑर्गन जो गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं और हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, उनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किस में हेल्प करते हैं? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड हार्मोन, तो उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और बेसिकली जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो गोनेट्स होते हैं। गोनेट्स क्या होते हैं? मेल के केस में टेस्टिस और फीमेल के केस में ओवरी। तो मेल के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? टेस्टिस है। अच्छा, कहीं पे हम वर्ड लिखते हैं टेस्टिस और कहीं पे लिखते हैं टेस्टिस, तो टीईएस, ठीक है ना। तो यह है टेस्टिस और टीईएस को होता है टेस्टिस। तो जो टेस्टिस है बेटा, वो सिर्फ सिंगल टेस्टिस के लिए वर्ड यूज होता है और टेस्टिस वर्ड यूज होता है दोनों टेस्टिस के लिए। तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस को हमेशा ध्यान रखना कि टेस्टिस की बात हो रही है या टेस्टिस की बात हो रही है। ओके। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के केस में क्या है? टेस्टिस। और किस में हेल्प करता है? गैमीट फॉर्मेशन में, और सेक्सुअल हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि टेस्टिस। अब ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो कि गैमीट को ट्रांसपोर्ट करें, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन कर सके गैमीट का, गैमीट को मैच्योर करें और स्टोरेज कर सके गैमीट का, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन, मैच्योरेशन और किसमें? स्टोरेज में जो हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आता है? एसेसरी ग्लैंड्स आती हैं, एसेसरी डक्ट्स आती हैं और मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। तो एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? सेमाइनल वेसिकल, ठीक है ना। तो सेमाइनल वेसिकल क्या है भाई? ये एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है और एसेसरी ग्लैंड है। ठीक। प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और फीमेल के केस में एक मिलता जुलता नाम होता है बार्थोलिन ग्लैंड। तो इन दोनों में हमेशा अंतर रखना बेटा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड किस में होती है? मेल में होती है। और कॉपर्स ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। ये ग्लैंड किसकी है? मेल की है। अब नेक्स्ट है एसेसरी डक्ट्स। डक्ट्स का मतलब होता है पाइप। मैंने आपको बताया था डक्ट्स का मतलब क्या होता है? पाइप होता है। जो ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रीशन को फॉर्म करती हैं, और जो डक्ट्स होते हैं, जो पाइप होती हैं, वो सिक्रीशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाते हैं। तो जो एसेसरी डक्ट्स है उसमें क्या क्या है? देखो, रेटेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट। ये सब आपको मैं बना के भी दिखा दूंगा कहाँ पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पे बस समझ लो कि यहाँ पे आउटलाइन क्या है इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी कि जिससे कॉपुलेशन हो रहा है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है? पेनिस। तो यहाँ पे ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको इतनी सारी चीजें पढ़नी है, और जब हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे इसका मतलब हमारा ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस के बारे में बात कर लेते हैं। जो टेस्टिस है भाई, उसमें पहला पॉइंट है मीजोडर्मल इन ओरिजिन। जो टेस्टिस है वो मीजोडर्मल होती है इन ओरिजिन में। पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मीजोडर्मली ओरिजिनेट होता है, लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिक बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस होती है मीजोडर्मल इन ओरिजिन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस एट 6 to 7 weeks of
प्रेगनेंसी। जो टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, जो टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, तो जब एम्ब्रियो 6 to 7 वीक्स का होता है तब टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस एट 6 to 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। आगे देखते हैं। अब जो टेस्टिस हैं वो फॉर्म हो गई। अब वो टेस्टिस जो है वो प्रेगनेंसी पीरियड में ही, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, तब एब्डोमेन से कहाँ डिसेंट होती हैं? स्क्रोटम में। जो टेस्टिस हैं वो फॉर्म होती हैं एब्डोमेन में, यानी कि पेट के अंदर। और इसी प्रेगनेंसी पीरियड में ये जो टेस्टिस हैं ये डिसेंट हो जाती हैं एब्डोमेन से बाहर, यानी कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ओरिजिन की हो जाती हैं। कब बेटा ऐसा होता है? तो डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटम at 6 to 7 months of pregnancy। जब प्रेगनेंसी का 6 से 7वां महीना होता है तब उस टाइम ये टेस्टिस एब्डोमेन से खिसक कर कहाँ पे आ जाती हैं? स्क्रोटम में आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, लोकेशन। जो टेस्टिस की लोकेशन है वो कैसी है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टिस है वो कहाँ प्रेजेंट थी इनिशियली? वो पेट में प्रेजेंट थी, यानी कि एब्डोमेन में प्रेजेंट थी। लेकिन प्रेगनेंसी के 6 से 7वें महीने में ये टेस्टिस खिसक के कहाँ पे आ गई? बॉडी के बाहर आ गई, यानी कि एक हैंग्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो गई, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। ठीक है ना? तो जो टेस्टिस की पोजीशन है वो कैसी है? जो लोकेशन है वो कैसी है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। अब ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होने का फायदा क्या है? टेस्टिस क्यों बेफालतू में स्क्रोटम में प्रेजेंट हुई? क्योंकि इट रिक्वायर्ड टेम्परेचर बिलो, कितना बिलो? 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो फ्रॉम बॉडी। जो बॉडी का टेम्परेचर था उससे टेस्टिस को 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए था, कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी। इतने जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, वहाँ पे टेस्टिस अच्छे से वर्क नहीं कर पाती। तो टेस्टिस को कम टेम्परेचर चाहिए था देन बॉडी, तो उसलिए जो ये टेस्टिस है वो कहाँ हुई? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल लोकेशन में आई, यानी कि स्क्रोटम में प्रेजेंट है। अब ये ऐसा रिक्वायरमेंट क्यों है? क्यों रिक्वायरमेंट है बिलो टेम्परेचर का? तो देखो यहाँ पे फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म मैच्यूरेशन, स्पर्म सर्वाइवल, स्पर्म स्टोरेज। तो अमूमन क्या होता है कि हम एक कारण मुंह खोल के बोल देते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भैया कम बॉडी के टेम्परेचर की ज़रूरत थी, लेकिन स्पर्म के प्रोडक्शन के साथ साथ स्पर्म मैच्योर ठीक तरीके से हो, स्पर्म सरवाइव कर जाए, यानी कि स्पर्म का वेस्टेज ना हो, स्पर्म मर ना जाए, और स्टोरेज अच्छे से हो पाए स्पर्म का। इन सभी बातों के लिए जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम चाहिए था। और कितना कम चाहिए था? लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए था। और ये कैसे पूरा हुआ? जब टेस्टिस खिसक के स्क्रोटम में आ गई, यानी कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल आ गई। अच्छा, कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल प्रेजेंट होती है। यहीं पे इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में तुरंत लिखिए कि ऐसे कौन से मैमल्स हैं जिनमें टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होती है। तो कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनमें टेस्टिस कैसी होती है? इंट्रा एब्डोमिनल होती है। तो देखो, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, ठीक है ना? कमेंट में आप लोग लिख चुके होंगे कि कौन से मैमल्स ऐसे होते हैं जिनमें इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होती हैं। वैसे तो सारे मैमल्स में टेस्टिस कैसी होती हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनमें टेस्टिस कैसी होती हैं? इंट्रा एब्डोमिनल होती हैं। जैसे एलिफेंट्स,
whales, dolphins and platypus या डकबिल प्लेटिपस भी इसको हम बोलते हैं। तो इन केसेस में, इन मैमल्स में जो टेस्टिस होती हैं वो इंट्रा एब्डोमिनल होती हैं, जबकि ज्यादातर मैमल्स में जो टेस्टिस होती हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती हैं। ह्यूमन के भी केस में जो टेस्टिस है वो कैसी है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। आगे की बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं नॉर्मली क्या है कि नॉर्मली 6 से 7 मंथ में, और इसको आप 7 मंथ ही समझिएगा, ठीक है ना। अगर 6 to 7 मैंने बोला है तो यहाँ पे 7 वाला करेक्ट है। तो 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, जैसे ये एक स्क्रोटल सैक है, ये स्क्रोटम है, ठीक है ना, और यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट है, एब्डोमेन में प्रेजेंट है 6 से 7 महीने से पहले। अब क्या हुआ कि इस एब्डोमेन से ये टेस्टिस को नॉर्मली कहाँ डिसेंट होना है, स्क्रोटल सैक में डिसेंट होना है। यानी कि 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ये जो टेस्टिस हैं ये एब्डोमेन से कहाँ आ जानी चाहिए, स्क्रोटम में आ जानी चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया, तब हम इसको बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। जो मेडिकल टर्म है, फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस इज नोन एज क्रिप्टोर्किडिज्म। यानी कि टेस्टिस कहाँ रह गई, एब्डोमेन में रह गई, या कहीं पे भी रास्ते में रह गई, इंग्वाइनल कैनाल वगैरह में रह गई। कुल मिला के ये टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाई, इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। और ऐसा नहीं है कि क्रिप्टोर्किडिज्म का कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। एक सर्जिकल अप्रोच से हम इस क्रिप्टोर्किडिज्म को करेक्ट कर सकते हैं, और उस सर्जिकल अप्रोच को हम बोलते हैं ऑर्किडोपेक्सी, ठीक है ना। तो ऑर्किडोपेक्सी से हम क्रिप्टोर्किडिज्म को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक सिंगल टेस्टिस डिसेंट होती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनार्किडिज्म। अगर सिंगल टेस्टिस डिसेंट है तो इसको हम बोलते हैं मोनार्किडिज्म, दोनों नहीं है तो क्रिप्टोर्किडिज्म। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, किसी भी कारणवश, चाहे वो टेस्टिकुलर कैंसर हो या कोई और चीज हो, कोई और बात हो, किसी भी वजह से अगर टेस्टिस को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्किडेक्टमी, ठीक है ना। तो ऑर्किडेक्टमी क्या है, ये एक अप्रोच है जिसमें सर्जिकली टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों कैस्ट्रेशन। जो कुछ एग्रेसिव एनिमल्स होते हैं, एग्रेसिव एनिमल्स होते हैं बिकॉज ऑफ मेल और फीमेल हार्मोन। तो जो एग्रेसिव एनिमल्स होते हैं उनके अगर हम गोनेट्स को रिमूव कर दें, यानी कि टेस्टिस को रिमूव कर दें या फिर ओवरी को रिमूव कर दें, तो जब हम गोनेट्स को रिमूव कर देंगे यानी कि अब वहां पे मेल या फीमेल हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा। तो रिमूवल ऑफ गोनेट्स इन एनिमल, इसको हम बोलते हैं कैस्ट्रेशन। और कैस्ट्रेशन किस लिए किया जाता है, जो बहुत ही एग्रेसिव एनिमल्स होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें बुल का, यानी कि जो सांड होता है तो वो बहुत क्या होता है, एग्रेसिव होता है, तो उसका हम क्या कर देते हैं, कैस्ट्रेशन कर देते हैं। और सांड किस में चेंज हो जाता है, बैल में चेंज हो जाता है, यानी कि ऑक्स में चेंज हो जाता है, लेस एग्रेसिव हो जाता है। तो जो कैस्ट्रेशन टेक्निक है वो यूज की जाती है मेक एनिमल डोसाइल, यानी कि एनिमल को लेस एग्रेसिव बनाने के लिए। कुछ और पॉइंट्स है यहाँ पे देखिए। तो देखो अगर टेस्टिस के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो कैसा होता है, ओवल होता है, लेंथ लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर, जबकि जो विड्थ है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। अगर हम बात करें वेट की, तो जो वेट है टेस्टिस का वो लगभग कितना होता है, 14 ग्राम होता है। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है टेस्टिस में और जो कुछ डिसऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी हमने बात की है। अब हम लोग बात करते हैं एक वेंट्रल व्यू देखते हैं टेस्टिस का, उसके डायग्राम का। आइए देखते हैं वेंट्रल व्यू ऑफ टेस्टिस। तो ये टेस्टिस के कुछ वेंट्रल व्यू का हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। तो वेंट्रल व्यू को देखते हैं। जो ये टेस्टिस हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती हैं, यानी कि एब्डोमिन के बाहर एक स्क्रोटम में प्रेजेंट होती हैं, एक हैंग्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। और एक स्क्रोटम को आपस में डिवाइड करने वाला जो ये सेप्टम है, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटल सेप्टम। क्लियर? थोड़ी सी पुरानी बातें भी रिकॉल करते हुए चलते हैं। जो ये टेस्टिस है बच्चों, यहाँ पे एक कैनाल प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। जहाँ से ये एब्डोमेन से जुड़ी हुई है वहाँ पे एक कैनाल प्रेजेंट होती है। और बेसिकली ये जो कैनाल है
यही टेस्टिस को एब्डोमेन से 7th मंथ में डिसेंट होके लाती है, कहाँ पे, स्क्रोटम में। तो यहीं से टेस्टिस डिसेंट होती हैं। इस कैनाल को हम बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है ना। तो जो डिसेंट ऑफ टेस्टिस होता है वो होता है थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। ये पॉइंट आप याद रखिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैविटी दिखाई दे रही होगी। ये जो कैविटी है, खाली जगह है, इस कैविटी को हम बोलते हैं वेजाइनल सीलोम। ये जो खाली जगह है, ये कैविटी है, इसको हम बोलते हैं वेजाइनल सीलोम। और वेजाइनल सीलोम में बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। इस वेजाइनल सीलोम में बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है और उस कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं हाइड्रोसील, ठीक है ना। तो जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है वेजाइनल सीलोम में, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोसील। अब देखो यार क्या है कि यहाँ इसी स्क्रोटम में 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट हैं। अब जो ये टेस्टिस हैं, ये वापस एब्डोमेन में क्यों नहीं चली जाती, या अगर हम इसको स्क्वीज करें तो ये एब्डोमेन में वापस चले जाने चाहिए। तो उसके पीछे यहाँ पे 2 वजह हैं। एक तो ये है कि ये टेस्टिस कनेक्ट होती है 2 कनेक्शन से। तीसरी वजह ये है कि टेस्टिस के डिसेंट होने के बाद में ये इंग्वाइनल कैनाल ब्लॉक हो जाती है, ये टेस्टिस इसीलिए वापस ऊपर से नहीं जा पाती वापस, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं कनेक्शंस की, तो जो ये टेस्टिस हैं, ये स्क्रोटल की जो लेयर है उससे कनेक्टेड होती हैं एक लिगामेंट के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं ग्यूबर्नेकुलम, ठीक है ना। एक लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होती हैं जिसको हम बोलते हैं ग्यूबर्नेकुलम। और ऊपर से इनका एक और कनेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। और स्पर्मेटिक कॉर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जरा इस बात को समझिए। आपने देखा होगा, अगर आपने कोई भी केबल को देखा हो, ठीक है ना, आप लोगों के घरों में जहाँ से लाइट आती है तो वो केबल के थ्रू आती है। तो केबल एक मोटा सा एक तार हमें लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, केबल बोलते हैं। और उस केबल में बहुत सारे वायर्स होते हैं उस केबल में। कोई नीला होता है, कोई हरा होता है, कोई ब्लैक होता है। तो बहुत सारे वायर्स होते हैं एक केबल के अंदर। तो जो पूरा वो केबल है, जो पूरा बंच ऑफ वायर है, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक बंच ऑफ वायर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब वो किस किस से मिलकर बना है वो जरा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा इमेजिन करिए आप इसको। इस टेस्टिस से जो पहला एक डक्ट निकलती है उसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं। टेस्टिस से एक डक्ट निकलती है उसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के साथ साथ यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, साथ ही साथ कुछ यहाँ पे नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, कुछ नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। और एक मसल प्रेजेंट होती है यहाँ पे, अभी मैं नाम बाद में बताऊंगा, तो आप मान लो यहाँ पे मसल्स भी प्रेजेंट हैं। तो कुल मिला के वास डिफरेंस, ब्लड वेसल्स, मसल्स और नर्व्स का ये पूरा एक वायर बन जाता है, एक पूरा केबल बन जाता है। इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है ना। तो जो ये टेस्टिस है ये ऊपर से स्पर्मेटिक कॉर्ड से अटैच है और नीचे से कहाँ है, ग्यूबर्नेकुलम से अटैच है। और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड अंदर एब्डोमेन में होती हुई चली जाती है ऊपर। तो देखो यहाँ पे हैंग्ड है किसके थ्रू, स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू, और यहाँ से कनेक्टेड है ग्यूबर्नेकुलम के थ्रू। इसीलिए टेस्टिस वापस से एब्डोमेन में नहीं जा सकती। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है एक क्वेश्चन में कि भाई देखो ये जो टेम्परेचर है टेस्टिस का, ये कौन मेंटेन करता है। अब यहाँ पे 2 तरह की मसल्स प्रेजेंट होती हैं बच्चों, एक होती है डार्टोस मसल और एक मसल होती है क्रीमेस्टर मसल। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं दोनों मसल्स, और कन्फ्यूज़न भी उतना ही ज़्यादा है कि भैया डार्टोस मसल कहाँ पे है और क्रीमेस्टर मसल कहाँ पे है। तो देखो जो डार्टोस मसल होती है, यहाँ पे अगर बात करते हैं, जो डार्टोस मसल होती है वो होती है स्क्रोटम में, ठीक है ना। जो स्क्रोटम वाला रीजन है वहां पे क्या प्रेजेंट होती है, डार्टोस मसल।
तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है डार्टोस मसल, ठीक है ना। और ये डार्टोस मसल क्या करती है, ये रेगुलेट करती है टेम्परेचर किसका, स्क्रोटम का। तो इट रेगुलेट्स टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम। कैसे, आप समझिए इस बात को। आपने देखा होगा कि जब भी कभी कोल्ड क्लाइमेट होता है, जब भी कभी कोल्ड क्लाइमेट है, यानी कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो ठंडा है, तो जो ये टेस्टिस होती हैं, जो ये बेसिकली जो स्क्रोटम होता है वो कैसा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। जब बाहर कोल्ड क्लाइमेट है तो जो स्क्रोटम है वो कैसा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और इसके जस्ट अपोजिट, जब बाहर का क्लाइमेट हॉट होता है तो ये स्क्रोटम कैसा होता है, एक्सपेंड हो जाता है, जिससे ये स्मूथ अपीयर होता है। अब जब ये स्मूथ अपीयर है या फिर ये एक्सपेंड हो जाता है तो अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिलीज हो, हीट का लॉस हो। तो देखो यहाँ पे श्रिंकिंग ऑफ स्क्रोटम और यहाँ पे जो एक्सपेंशन हो रहा है स्क्रोटम का, वो एक मसल के थ्रू हो रहा है। और वो मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं डार्टोस मसल। तो कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो टेम्परेचर है वो स्क्रोटम का टेम्परेचर किससे मेंटेन हो रहा है, तो आपका आंसर होगा हमेशा डार्टोस मसल से, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्रोटम के टेम्परेचर की मेंटेनेंस की बात हो रही है, टेस्टिस के टेम्परेचर की मेंटेनेंस की बात नहीं हो रही। बस जो चेंज आ रहा है वो स्क्रोटम में आ रहा है, श्रिंकिंग हो रही है स्क्रोटम की, या फिर स्क्रोटम एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे टेस्टिस के चारों तरफ इसी जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, मैंने आपसे जो बोला था अभी, यहाँ पे मसल प्रेजेंट होती है, तो इसी इस टेस्टिस को इस तरीके से कवर किए हुए एक मसल प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं क्रीमेस्टर मसल। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीमेस्टर मसल, ठीक है ना। तो जो क्रीमेस्टर मसल होती है ये कहाँ पे होती है, ये मसल ऑफ टेस्टिस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था कि वास डिफरेंस प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट हैं, और जो मसल प्रेजेंट है, बेसिकली यहाँ पे बात हो रही थी क्रीमेस्टर मसल की। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो मसल, वास डिफरेंस, ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स का एक बंच है फिलहाल। तो यहाँ पे जो क्रीमेस्टर मसल है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है टेस्टिस के। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, इट रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। ये कैसे करती है, देखिए इसका भी वही फिनोमिनन है। कैसा, अगर बाहर का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होता है, बाहर का जो क्लाइमेट कोल्ड होता है, तब ये क्रीमेस्टर मसल कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में ये टेस्टिस को ऊपर ले जाती है एब्डोमेन के पास, जिससे एब्डोमेन से इसको हीट मिलती रहे और यहाँ पे टेम्परेचर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन रहे, किसके लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। वैसे ही अगर हॉट क्लाइमेट होता है बाहर का, तो इसको क्या कर लेती है, ये क्रीमेस्टर मसल रिलैक्स हो जाती है और ये हैंग्ड स्ट्रक्चर ज़्यादा बन जाता है, यानी कि ये हैंग डाउन हो जाती है। तो देखो, अगर तुमसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्टिस का टेम्परेचर किस मसल्स के थ्रू रेगुलेट होता है, तो वहां पे आंसर आपका होगा क्रीमेस्टर मसल। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो किस मसल के थ्रू रेगुलेट होता है, तो वहां पे आपका होगा डार्टोस मसल। ये दोनों मसल्स अलग अलग हैं, इसमें कभी भी कंफ्यूज आप मत होइएगा। तो हमने यहाँ पे एक वेंट्रल सेक्शन की बात की है टेस्टिस के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।